बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सागडार साहब ने कहा है कि इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है पाकिस्तान भी फ़लस्तीन फ़ौज भेजने का फैसला करे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर करते हुए मुल्की माहिरीन के तैयार करदा फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक ये मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर करते हुए मुल्की माहिरीन के तैयार करदा फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पाकिस्तान के दिफाई मैदान में एक और कितनी बड़ी कामयाबी है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। साथ साथ पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को तेज़ से तेज़ तर करता जा रहा है और उसका एक अमली मुजाहरा हम चंद महीने पहले देख चुके हैं। दुनिया जिसकी मुतरफ है, तो वो तो मुबारक हो सारे पाकिस्तान को भी, और ख़ास तौर पे जो अफवाज पाकिस्तान के लोग और साइंटिस्ट आपके और टेक्नोलॉजी में जो काम कर। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये कल मैंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उसके एक तबसरा फौरी तौर पे जो जहन में बातें आ रही थी वो मैंने बात कर ली थी रात को। लेकिन ये है कि मज़ीद उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, बात ये सारी कि ये है प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान और उसको खुश आमदीद कहा है सारे मुल्कों ने, तकरीबन सारी ही दुनिया ने उसको खुश आमदीद कहा है और सारी ही दुनिया ने खुश आमदीद कहा है। और मेरा ख्याल है रशिया और चाइना ने भी खुश आमदीद कह दी है, क्योंकि ये जो एक अथॉरिटी या पीस बोर्ड जो एक तश्कील पाएगा, एक बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट बात है, जो पीस बोर्ड तश्कील दिया जाएगा उसको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट होगा। यानी ये ऐसे ही खला में तख्लीक नहीं हो रहा। इस पीस बोर्ड को मैंडेट हासिल होगा सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी वहाँ पर रशिया और चाइना का भी खामोशी से उनका भी, वो भी वीटो नहीं करेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप उसके चेयरमैन होंगे। बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारक हो प्रेसिडेंट ट्रंप को। अच्छा, अब बात ये सारी कि ये अब इसके नुकात को आप पढ़ें, 20 नुकात हैं, एक एक नुक्ते पे बहस करते जाएं। मैंने रात को इनिशियल अपनी एक बात कर ली थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि मैंने ये पिछले 24 सालों में कम से कम जो है ना ऐसे बेशुमार प्लान बनते और बिगड़ते देखे और उनके पर खच्चे उड़ते देखे हैं। उसकी वजह यह है कि ये तो इंसान के प्लान होते हैं ना, इंसानों के बनाए हुए प्लान होते हैं, लेकिन अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नाकाम हो जाते हैं। अक्सर बुरी तरह से नाकाम होते हैं क्योंकि उनके अंदर चालाकियाँ होती हैं, ठीक है, कुदरत से जंग होती है, तो वो नाकाम हो जाते हैं और नीयत में फतूर होता है। तो अभी इसमें जो है ना बहुत सी बातें हैं, बहुत सी डिस्कशंस हो सकते हैं, बहुत सारे मामला, और ये 20 उस वक्त है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको ये एक बहुत इस वक्त मौजूदा हालात के लिहाज से, अच्छा अगर कोई कहे कि अमन होने जा रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपना एनालिसिस देता हूँ, अमन होने जा रहा है वेस्ट एशिया में या मशरिक़ वस्ता में, तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा, ना कोई बात कर रहा है। दुआ सबकी है अमन हो, लेकिन क्या हकीकतन होने जा रहा है? मुझे तो अमन कहीं नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। ठीक है, एक जंग ख़त्म होगी, दूसरी झड़प शुरू हो जाएगी, दूसरी ख़त्म, क्योंकि कोर इशू अपनी जगह मौजूद हैं, बहुत सारे कोर इशूज़। तो इस प्लान के अंदर कोर इशूज़ चूँकि एड्रेस नहीं हुए, तो इसलिए ये टू बी कंटिन्यूड एक प्लान है। सही। अच्छा, इसको मैं आपको इसलिए बताऊं कि मैं क्यों ये कह रहा हूं कि ऐसे प्लान मैंने पहले इससे ज़्यादा ज़बरदस्त, इसमें ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो जो प्लान है ना, ये तो मैं कहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूं कि उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, और उनको मैं यकीन करें कि वो जो ये नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुआ है,
पर्सनली मैं समझता हूँ कि उनको नोबेल इनाम के लिए चले जाना चाहिए। उसकी वजह उसमें अपना केस बिल्ड करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अमेरिका और इसराइल एक यकजां दो कालिब, और दूसरी बात यह है कि इसमें ये जब हुआ ना 9/11, तो 9/11 के बाद जो है वो 9/11 कितना बड़ा हादसा सान्या, उसमें हज़ारों लोगों की जानें गई, दहशतगर्दी का एक वाक़या। पीछे कौन था ये आज तक पता नहीं चला। और ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले हैं जी, ये कहते हैं कि वो एक साजिश थी, ठीक है, और उसको कवर अप था और लोग कुछ और थे। बहरहाल ये उनके अपनी जो ट्रम्प साहब की टीम है वो जाने, और जो होना था उसके बाद वो हुआ। लेकिन मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि जब ये 9/11 हुआ ना, तो उसके बाद उसी महीने सितंबर 2001 में ही ड्यू टू सम अननोन रीजंस पाकिस्तान अंडर प्रेशर आना शुरू हो गया। मतलब उनके जहन में पाकिस्तान था सही, मतलब बंदे सारे जो थे वो हमारे बरादर मुल्क के थे, हाईजैकर वगैरह, आ गया पाकिस्तान के उसामा बिन लादेन। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर शायद उनका कोई चढ़ाई करने का वो था भी नहीं प्लान, शायद शुरू में जो गालिबन उस वक्त वो कहते उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो, तालिबान ने काम तो नहीं करेंगे, ये तुम्हारे मेहमान है। अगर वो फ़र्ज़ करें तालिबान कर देते उसामा बिन लादेन को हवाले अमेरिका के, तो तारीख किस अंदाज में लिखी जा रही होती है आज, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अच्छा, मैं चलें आगे चलते हैं। उसके बाद ये हुआ कि सितंबर में ही उन्होंने, तालिबान ने कहा कि नहीं, और जो है वो हमने जो कवर किया वो मैं उसको ज़रा शॉर्ट करता हूँ बात को। तो उसी महीने में ही सितंबर में ही यहाँ पे जो है वो आने शुरू हो गए जनाब CIA और ये और वो सारे एजेंट्स, और हेलीकॉप्टर से उतारे जा रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस आगे पीछे दाएं में। 7 अक्टूबर से वो स्टार्ट हुआ सिलसिला जिसको कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और उस वक्त होते थे जनरल टॉमी फ्रैंक्स, तो वो जो है उनसे ब्रीफिंग्स इधर उधर मुलाकातें आगे मुलाकातें क्या ब्रीफिंग्स में ही आके पीछे। अच्छा, फिर ये हुआ कि नवंबर में वो हुआ बॉन कॉन्फ्रेंस, और बॉन कॉन्फ्रेंस हुई, और मैं आपको बताऊँ प्लान जी, ये तो कुछ ये तो है ही नहीं ना। वो थे पूरे दुनिया के इंटेलिजेंस, जैसे कि मुसलमानों को नहीं छोड़ना, मुसलमानों को छोड़ना ही नहीं है, पाकिस्तानी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ना। तो उसके बाद जो है और जो टॉर्चर और जो मजालिम और ये बगराम एयरबेस, और ये मैं उस वक्त के बड़े, और मुशर्रफ साहब थे, वो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने प्रेशर्स लिए कहीं पर, वो आगे पीछे भी हुए, जिंदगी इंसान है, ख़ता का पुतला। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उस वक्त प्लान बने, बॉन कॉन्फ्रेंस, और बुरहानुद्दीन रब्बानी और जनरल फ़हीम और ये हामिद करज़ई को हेलीकॉप्टर से उतारा वहाँ पे, और ये मतलब फिर कुंदूज और फिर मज़ार शरीफ और किला जंगी, ये कल के मनाज़िर बिल्कुल लगते हैं बिल्कुल सामने। और फिर उसके बाद काबुल का फॉल हो रहा है, और तोरा बोरा, और ये सारा प्लान, और आप उसके वहाँ प्लान ठीक है ना, हामिद करज़ई, और फिर उसके साथ एक कैबिनेट बन गई इंटरिम, और फिर बॉन को ज़ाहिर शाह आए, एक रोम ग्रुप था वो। अब आप वापस झांकते हैं तारीख़ के में, आपको कहाँ नज़र आता है बॉन कॉन्फ्रेंस में क्या जनाब खाबे चल रहे हैं, खाने, हेलीकॉप्टर्स, NGOs बन रही हैं लोगों की, पैसा कमा रहे हैं, तो बेशरम लोग सारे, ठीक है ना, जो उस वक्त ही कहते थे कि मुसलमानों के बारे में, और बड़े जनाब ये लोगों ने बड़ा माल बनाया इस्लाम को बुरा भला कह के, पाकिस्तान को कोस के, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉपर लॉबिस करके कि ये किसी तरह से इसका जो फॉल आउट है वो पाकिस्तान पे हो। कल की बात है, प्लान रद्दी के टुकड़ी में कुदरत ने उन सारी प्लानिंग
कुदरत ने जी। प्लानिंग्स को रद्द के टोकरे में डाल दिया, और कहीं 10-12 साल पहले ही अमेरिकन को रियलाइजेशन शुरू हो गई थी कि यहाँ से निकलना है। तो जब ज़ुल्म खलीलज़ाद और रॉबिन रॉफेल और उनके थ्रू सारा ये बैकडोर शुरू किया था अमेरिकन से, और पाकिस्तान का उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उसके पाकिस्तान ने एक्चुअली उनको वे आउट दिखाया, लेकिन वो फिर हाथ से सूरत निकल गई, क्योंकि वो जो तालिबान चारों तरफ से आ गए, वो तो बल्कि तालिबान ने सबसे पहले तो आके वो नॉर्दर्न अलायंस के इलाकों पे किया। और मैं बात वही कहता हूँ कि अफगान नेशनल आर्मी कहाँ गई जी। अफगान नेशनल आर्मी कहाँ गई? कभी कभी वो जो मैं कहता हूँ ना, शक होता है ये जो दहशतगर्दी हो रही है वही तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये ही बिल्कुल मैंने इराक में देखा। अच्छा, इराक में फिर क्या हुआ? इराक का प्लान भी कुछ ये इस प्लान से मिलता जुलता है। ये जो प्लान है जी कल वाला जी, ये भी इराक के प्लान से मिलता जुलता है। एक साहब होते थे, उनका नाम था पॉल ब्रेमर, बड़े ज़बरदस्त, बड़ी उनसे गपशप भी हुई, मुलाकातें भी हुई। बाद में जब वो धबड़दूस हो गए मुकम्मल तौर पे, तो फिर उनके साथ खाना वाना भी खाया करेगा जगह जाके। लेकिन मैं आपको तो पॉल ब्रेमर, ओ हो, सद्दाम हुसैन को हटा दिया जब, तो पॉल ब्रेमर को लाया गया। सही। और पॉल ब्रेमर वहाँ पर इराक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनी उसके वो चेयरमैन बन गए, यानी इराक के हुक्मरान बन गए। सही। और उनकी काबीना में फिर बहुत से लोग आए जिनमें इनका कुछ पता नहीं कहाँ है, कौन सा किधर है। ये पॉल ब्रेमर से पहले जो है ये पॉल ब्रेमर जो है ना, ये पहले फॉरेन ऑफिस में थे, स्टेट डिपार्टमेंट में थे, और ये हेनरी किसिंजर के बड़ा करीब थे। और हेनरी किसिंजर जब ये योम कपूर के अंदर ये वॉर 73 वॉर के अंदर जब ये बैकडोर में सारा हेनरी किसिंजर का जो रोल था, तो उसमें ही वो साथ होते थे, तो उनको बड़ा एक्सपीरियंस था, अरबिक भी बोलते हैं अभी भी। तो वो जो है ना, वो पॉल ब्रेमर जो है वो उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। और जनाब उसके बाद ये हुआ कि इराक में भी जमहूरियत लाएंगे, इराक को भी ठीक करेंगे, इराक को भी बहुत अच्छा बनाएंगे, आगे लेके चलेंगे। फिर जो 1 साल बाद मेरे ख्याल से वो जॉन नेग्रीमोंटे आ गए थे। तो ये जनाब ये इसी किस्म का फार्मूला था इराक में। हाँ, पॉल ब्रेमर। सही। प्रेसिडेंट ट्रंप तो खैर बड़े ज़बरदस्त आदमी है, उससे तो हम पॉल ब्रेमर की बड़ी तारीफ़ें करते थे, ये अलग बात है। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े ज़बरदस्त है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसको अपने आपको साइड पे रखा है, वो सारा वक्त आपका ख्याल से इसमें बैठे रहेंगे, मगर बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर वो रहेंगे, पीस बोर्ड, जो कि अच्छा है। सही। अब उसके मैं आपको बताता हूँ कि फिर क्या हुआ। वो पॉल ब्रेमर जो है वो कहीं चले गए। अच्छा, ये जो टोनी ब्लेयर हैं मौसूफ, जी जी, इनके ऊपर जनाब एक वॉर इंक्वायरी शुरू हो गई, जिसको सर चिडर्ड ने हेड किया। और उसके बाद जो है इसको जब उन्होंने इसकी सरबराही की, ये तो नौकरी ढूंढ रहे थे ना, टोनी ब्लेयर तो चाह रहे हैं कि नौकरी मिल जाए कहीं, तो ये एक बोर्ड मेंबर बन गए। तो चिलेट रिपोर्ट जब आई वहाँ पे, तो उसमें ये हुआ कि सर चिलेट की रिपोर्ट जब आई, अगर हम ये इसको दिखा सकें ना, ये फर्स्ट, तो ये पूरी कंप्लीट इंक्वायरी, इराक इंक्वायरी रिपोर्ट थी। और इराक इंक्वायरी रिपोर्ट जिस दिन आई बरतानिया में, तो उस दिन के अखबारात जो हैं, अगर हम उनकी क्लिपिंग्स देखें, तो ये उस दिन जो है ना, द मेल, सेकंड अगर हम देख सकें, द मेल, द सन, ये गार्डियन, टेलीग्राफ, द टाइम्स, द मिरर, आप अखबारात को अगर देखें, ये सारे अखबारात जो सेकंड हमारी स्लाइड है, तो उसमें आपके सारे अखबारात आपको नज़र आएंगे कि उस रिपोर्ट के आने के अगले दिन बरतानिया के अखबारात क्या थे। सही। ये मैं आपको बरतानिया के अखबारात दिखा रहा हूँ इस रिपोर्ट के शाये होने के बाद, जो कि इराक इंक्वायरी रिपोर्ट थी। सही। अच्छा, अब बात ये सारी कि लेकिन वो उसके बाद फिर वो इंक्वायरी शुरू हुई, फिर वो तरदीदें करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं मानता हूँ, फलां टिमाकना, आगे पीछे, जैसे वो बात बनी नहीं। सही। अच्छा, अब ये है कि इसमें ये जनाब एक ऐलान हो गया, किसने क्या खोया क्या पाया। जी। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा प्लान इस वक्त नहीं आ सकता था। केस बिल्ड करता हूँ पूरा, ये प्लान ऐसे नहीं चलेगा, इसमें बड़ा, मैंने कल भी बताया ना, हालात अपनी एक शक्ल इख्तियार करेंगे। सही। वो जो उस वक्त प्लान आया था, ये पॉल ब्रेमर वाला, जी जी, इसको मैंने पॉल ब्रेमर के प्लान को उसी वक्त व्यूज़ और न्यूज़ में जूते की नोक पे रखा था। पहले ही दिन जूते की नोक पे रख दिया था कि ये नहीं चलेगा, ये चल नहीं सकता,
क्योंकि ये पॉल ब्रेबर के प्लान से पहले मैं इराक में मौजूद गली गली मोहल्ले मोहल्ले में देख रहा हूँ कि क्या चक्कर है। मैंने मुशर्रफ साहब को बताया, मैंने कहा ये क्या पागल आदमी, क्या किसको बिठा दिया लाके, ये तो नहीं चलेंगे। और उसके बाद वो दिन आ गया कि जी हमें अफगानिस्तान से भी किसी तरह निकलना है, हमें इराक से भी निकलना है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, फलां करना है। तो ये चलती नहीं है पायदार चीज़। लेकिन फौरी तौर पे क्या करना है ये देखनी है चीज़। फौरी तौर पे इस पे 3-4 चीज़ें मेरे लिए, पहला तो ये हो गया कि फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो, मैंने कहा ना पहली शिक जो है वो 24 घंटों से पहले ही ख़त्म हो गई, और वो ये थी कि हमास 72 घंटों में फैसला करेगी। ये चला गया, अब 4-5 रोज तक हमास जवाब दे दे तो खैर है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये भी बात हो गई है, ठीक है, कि 72 घंटे नहीं बल्कि 4 दिन लें, 5 दिन लें। आज जो कतर की हुकूमत है वो बात करेगी, कतर के जो हुकाम है वो तुर्किया से और बाकी जो रीजन के और बाकी लोग हैं उनसे सारे मामला तय करके, और हमास एक आध कोई बात हमास की तरफ से और जाएगी। एक देखें हमास की तरफ से टाइम ले लिया ना कि अभी हमें टाइम चाहिए, दिए वो सारा, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, फलाना ढिमाकना। तो इसमें से अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ें तो पहले तो आप ये देखें कि हमास को क्या हासिल हुआ या फ़लस्तीनियों को क्या हासिल हुआ। नंबर 1, फौरी तौर पे जंगबंदी, फौरी तौर पे सीज़ फायर, और फौरी तौर पे यरगमालियों की रिहाई के साथ साथ 200 से 250 जो कैदी हैं सख्त सजाएं काटने वाले, और उसके साथ 1700 दूसरे फ़लस्तीनी कैदियों की इसराइली जेलों से रिहाई फौरी तौर पे, सीज़ फायर, जंगबंदी, और साथ ही फौरी तौर पे जो है वो अच्छा ये 4-5 दिन इसलिए लिए कि इस दौरान बोर्ड के नाम भी फाइनल हो रहे हैं। सही 4-5 दिन जो हैं उस इसलिए लिए, एक तो सिरिद गैग हैं, सिरगिद गैग, ये खातून है, ये डच खातून है और उनकी डिप्लोमेट हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा की ह्यूमैनिटेरियन की सरबराहें ये भी बोर्ड में आ रही हैं। सही, अक़वाम मुत्तहिदा से जो गज़ा जो पिछले काफ़ी अरसे से जिनको रगेदा जा रहा है वो उस बोर्ड का हिस्सा बनने जा रही हैं इस बोर्ड में, ठीक है, जिनका नाम सुन के इस वक्त अभी ये नाम अगर आ जाता है ऑफिशियली तो वैसे ही जो है ना ये आप समझ लें कि वो नेतन्याहू को, क्योंकि ये अंदर एंटर होके फिर वो पूरी जो यूनाइटेड नेशंस की जो जिन्होंने जेनोसाइड की रिपोर्ट इशू की है और बाकी सारी रिपोर्ट्स, तो ये उस बोर्ड का हिस्सा बनने जा रही हैं टोनी ब्लेयर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नाम ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं, ये हैं नकीब ज़वारिस, ये इजिप्ट के हैं और ये बड़ी कारोबारी शख्सियत है, तो इनका नाम भी आ गया है। ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं रफ़ाई कामों में, और ये वहाँ पे गज़ा के लोग भी इनको पहले भी जब गवर्नमेंट थी मोहम्मद मुर्सी किसी तो ये बहुत इन्होंने वहाँ पे आप समझ लें कि वहाँ के ये ईदी साहब हैं, ठीक है, यानी अमीर हैं बहुत, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा इनके रफ़ाई काम वगैरह, और ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक मार्क रोवन का नाम आ रहा है, तो इसमें अब अरब नाम भी आएंगे, इसमें तुर्किया का नाम भी आएगा इस बोर्ड में, और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से भी और इंडोनेशिया से भी नाम जाने चाहिए जो इस बोर्ड का हिस्सा हो, और पाकिस्तान से फ़ौज को भी जाना चाहिए लाजमन। आपको पता है ना पाकिस्तान की ये बहुत कम बातें डिस्कस होती हैं, ये बड़ी बदकिस्मती हुई कि ये जो फिल्म बनी ना ब्लैक हॉक डाउन, जिसमें वो सोमालिया के पाकिस्तान के जो पीस कीपर्स ने अमेरिकन को बचाया था, ये बन पहले रही थी, ये रिलीज़ हुई 9/11 के बाद। मैंने इसके जो ये बनाई, मैंने कहा यार ये तो अच्छा, आखिर में ऐसा वो उसने ये जो इनके डायरेक्टर्स और टीम का हिस्सा थे, इन्होंने बाद में बताया कि हमने बहुत बड़ा हिस्सा डाला था पाकिस्तान का, लेकिन मसला ये हुआ कि ब्लैक हॉक डाउन जो मूवी आई थी, मसला ये हुआ कि 9/11 के बाद रिलीज़ हुई तो हमें काटना पड़ गया सारा। तो मैं अच्छा मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे जब इन्होंने बताया, इन्होंने कहा बड़ा रोल था, मैंने कहा यार ये तो मैं पाकिस्तानी तो मुझे कहते थे, तो आप भी कह रहे हो ना कि अभी बहुत रोल था पाकिस्तानियों का, वो लग जाते हत्या अगर सोमालियों के फरादीद वगैरह के, वो तो कच्चा चबा जाते वो अमेरिकन ट्रूप्स को, तो पाकिस्तानियों ने बचाया और बहुत बड़ा रोल था, लेकिन फिल्म में वो छोटा हो गया क्योंकि 9/11 के बाद हो जाए पब्लिक
तो ये जो है ये एनीवे तो पाकिस्तान का पीस कीपर्स में बहुत बड़ा रोल है, दुनिया में बहुत बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए और ना सिर्फ पीस कीपर्स को जाना चाहिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे रफ़ाई अदारे हैं, स्कूल बिल्ड होने चाहिए वहाँ पे, हमारे डॉक्टर्स को जाने चाहिए, हमारे हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, हमारा बहुत कुछ हमें करना चाहिए गज़ा में और मगरबी किनारे में, बाकी इलाकों में, और ये होगा। तो हमास ने क्या हासिल, फ़लस्तीनियों ने क्या हासिल किया? अब चले हमास को लेना, आप पहले हमास ने क्या हासिल किया? पहले जंग बंदी, फिर ये कि कैदियों की रिहाई, और फिर यह है कि जो संगीन के जराइम में जो उनके मुलविस इसराइल के जेलों ने की सज़ाएँ दी हुई हैं, उनको सेफ पैसेज, उनको सेफ पैसेज कि मुल्क मैं यहाँ अभी बताना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे पास ये इतलात हैं कि कौन सी शख्सियात किस मुल्क में सेटल होंगी, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे ख्याल से ये पब्लिक कभी चीज़ होगी भी नहीं। लेकिन ये कि इसराइल जो है वो उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। इसराइल की मोसाद कब किसी सूरत, वो मोसाद जो ये कतर में निशाना बनाने की जिसने कोशिश की, और शिनबे, तो वो तो एक शर्मनाक मकाम है ना इनके लिए, कि अब जैसे भी टिप ऑफ हुआ जिसने भी दी, लेकिन एक जगह पर आपने हमला किया और बाद में वो कतर ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया ना, उनका तो बड़ा दिल है, अमीर कतर हैं या उनके जो वली अहद हैं, तो उन्होंने तो रिग्रेट और अपॉलॉजी, उन्होंने कहा ठीक है इसको एक तरफ फेंको ना, अभी तो उठा के अभी तो आगे चलो। सही। तो एक तो सेफ ऐसी, तो हमास अपनी जगह मौजूद रहेगी, बाहर चले जाएंगे, सही, बाहर चले जाएंगे, सिर्फ ऐसी एमनेस्टी मिल गई उनको, माफ़ी, यानी वो रहेंगे अपनी जगह। कोई किसी मुल्क में रहेगा, कोई किसी मुल्क में रहेगा, किसी मुल्क में रहेगा, उनके ट्रैवल पे पाबंदियाँ नहीं होंगी, उन रहनुमाओं की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनका मुकदमा नहीं चल रहेगा, कुछ नहीं होगा, वो सारे के सारे जो हैं वो बाहर चले जाएंगे, जितने भी अभी हयात हैं। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है कि ये अंदर दाखिल हो जाएंगे सारे, यूनाइटेड नेशंस भी और बाकी। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि वो फ़लस्तीनी रियासत कैसे बनी, वो हालात खुद अपना फैसला करते हैं, हालात व वाक़यात, जैसे ये फार्मूले उस वक्त जो बने थे, तो ये कहाँ गए, ये हालात और वाक़यात ने फिर इनको कहाँ से कहाँ उठा के फेंक दिया। ये आगे मजलूमों ने ही निकलना है। मैं अभी तो मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि पहली प्रायोरिटी एनेक्स करने से रोक दिया नेतन्याहू। नेतन्याहू की जान इसलिए बच गई है, वापस आता ना, इसकी जान बच गई, वहाँ छुट्टियाँ हैं, ये अभी उनके जो नए साल की और ये सारी तातीलात है, वरना तो पकड़ लेना था लोगों ने, उसके जो राइट विंगर्स हैं। और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि वेस्ट बैंक से रोक दी है, उनको मगरबी किनारे की एनेक्सेशन से रोक दी है, तो इसलिए, और ये है कि एक अमन फ़ौज वहाँ पे मौजूद होगी। मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान की वहाँ पे, चलें पाकिस्तान से लेते हैं ना, पाकिस्तान और इजिप्ट और तुर्किया और इन मुल्कों की फ़ौज में मौजूद होती है, और ब्रिटिश भी होते हैं। ये अमन फ़ौज है तो अमन फ़ौज, और ज़ाहिर है कि वो स्टेबलाइज करें। इन पर इसराइल हमला करेगा, इन पे इसराइल हमला करेगा, पाकिस्तान की फ़ौजी वहाँ पे होंगे, पीस कीपर्स, और पीस कीपर्स होंगे ना जी, बिल्कुल, तो उन पे इसराइल हमला करेगा नहीं। इनको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है, पाकिस्तान का तो हमें है अंदाज़ा लेकिन इनको तुर्किया और ये जो बाकी इजिप्ट, और मैं आपको बताऊं एक बात, पाकिस्तान की फ़ौज की मौजूदगी से बाकियों को भी हौसला मिलेगा। हैं हमारे कई बरादर मुल्क में, नाम नहीं गिना, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज से उनको भी हौसला मिलेगा कि ज़रा ठोक बजा के रखो इनको। अच्छा, तो ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जब अंदर दाखिल होंगे तो क्या मनाजिर होंगे जी। फ़लस्तीनी रियासत, प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये सारे होंगे ना बोर्ड में, तो जब ये अंदर दाखिल होंगे और वहाँ 2-2 हज़ार पाउंड वज़नी बमों से इज्तिमाई कब्रें हैं, इज्तिमाई एक कब्र के अंदर मेरा ख्याल है कोई 150-150, 200 बेगोरों का फन लाशें हैं वहाँ पे। अभी तो बात करें ना, टनल्स को ख़त्म किया जाएगा। जी जी। अच्छा, टनल्स को करेंगे ना ख़त्म आप, तो फिर क्या वहाँ पर ये इज्तिमाई कब्रें जो हैं, इनको नहीं लोग देखेंगे कि इसमें कौन से लोग हैं? अमानतन दफन है ना, मुझे नहीं पता क्या फ़ाइनल फैसले होते हैं, लेकिन ये है कि अमानतन दफन है। और कितने और बच्चों को, कई बच्चे हैं जिनको पोलियो हो चुका है क्योंकि उनको ड्रॉप्स नहीं दिए गए। एक पूरी जेनोसाइड, पूरी एक उसमें ये था कि बच्चों को, ये तारीख़ के लिहाज से जो है ना, तारीख़ के लिहाज से चूँकि ये बड़े वो है ना, यानी ये तारीख़ लेके चल रहे हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, 2 अरूज के दौर, 2 ज़वाल के दौर, ये पूरा उस तरह से देखते हैं ना। तो इस तरह ये माजी में, ये और मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये कोई फिक्शन नहीं है। अगर आप इनके साथ बैठे ना तो ये कहते हैं कि यार जो बड़े हैं ना उनको तो बेशक छोड़ दो, बच्चों को मार दो,
इनके जहन में क्या आता है? फिरौन, वो वाक़यात आते हैं ना कि जो भी बच्चा होगा उसको कत्ल कर देना है, क्योंकि वो बड़ा होके ऐसा ना हो कि वो जो है हमारे लिए ख़तरा बने। तो वो चूँकि जहन वही है ना, वो पड़ा वही उन्हीं बातों पे चल रहे हैं ना ये, तो इसीलिए वो बच्चों को ज़्यादा निशाना बनाते हैं। कहते हैं बच्चों को मार दो, ये बच्चा बड़ा होकर खतरा बनेगा। जैसे फ़िरौन के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये इनकी बाकायदा, इनकी आप सुने ना, किताबें पढ़ें, ये बात सुने तो डिस्कस करते हैं बाकायदा कि फ़लस्तीनियों के बच्चों को मारो। तो ये अब जब दुनिया दाखिल होगी अंदर, मैं तो इंतज़ार ये कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पकड़ लिए सबने चारों तरफ से। अब ये वहाँ पर 10 शहादतें, 20 शहादतें, 15 आगे पीछे, जल्दी पीछे, दाएं बाएं, इज ए डेड मैन वॉकिंग। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि इसको क्या मिला? जी, सवाल ये है ना कि इसको क्या मिला? इसको थोड़ा सा वक्त मिल गया। सही, इसको थोड़ा सा वक्त मिल गया ना, टाइमलाइन इसमें नहीं है। टाइमलाइन तो अंदर आप जरा दाखिल तो होने दें। मैंने आपसे कहा ना कि वो जब ये जंगबंदी होती है और फिर लोग अंदर जाते हैं और तामीर में हिस्सा लेते हैं, जिसमें मेरी गुजारिश होगी हमारे अकाबरीन जो फैसला साज को होते हैं यहाँ कि वो हर सूरत वहाँ पे पाकिस्तान की प्रेजेंस को रखें, क्योंकि पाकिस्तान उस बड़े, यानी यहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग वहाँ जाएं। ये नहीं कि कोई पूरा का पूरा ये जो क्या मैं बात करूँ, इस तरह के लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं ये चले जाएं, जो आपके प्रॉपर जो खैर वो जो पीस कीपर्स होंगे वो तो होंगे, ज़बरदस्त ट्रेंड होंगे, लेकिन जो बाकी जो जिन्होंने एजुकेशन, जिन्होंने वहाँ डेवलपमेंट, जिन्होंने बाकी, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों में से भेजे वहाँ और वो जाके वहाँ पे हिस्सा लें और वो परमानेंट बैठे। अच्छा, उसकी क्योंकि वो फिर पूरा जो सूरत हाल है ना रीजन की, पूरे खत्ते की, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, अमन नहीं होने जा रहा। सही, क्योंकि इसका क्लोजर नहीं है ना, इसमें फ़लस्तीनी रियासत आखिर में नहीं आ रही। तो इसलिए अभी इस वक्त इसकी ये जंग, ये मैं दोहरा रहा हूँ, ये मैंने उस वक्त भी कहा था, न्यूज़ जब उस वक्त भी कहा था कि अफगानिस्तान में अमन नहीं होने जा रहा। एक वक्ती तौर पे आपको एक बड़ी NGOs और सब उछलते कूदते नाचते लोग नज़र आएंगे जो कि प्रॉपर इस्लामोफोबिक मेंटेलिटी के लोग थे उस वक्त 9/11 के बाद, ठीक है ना। वो उनमें अक्सर कलमा पड़ चुके हैं अब। हाँ, कुछ जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट भी खोल रहे हैं अब, विल्सन और ब्रुकिंग्स, और उसके बाद जो है ना वो कह रहे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में हमें जो है ना वो दाखिले लेने चाहिए, रूसी ज़बान सीखने के वो तरीके। तो बात ये सारी कि ये सारे हैं वो इस वक्त प्रायोरिटी पे बात ये है कि ये जल्दी जंगबंदी हो। रशिया चाइना की तरफ से भी खामोशी से, क्योंकि जब सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट होगा तो फिर जाहिर है कि सिक्योरिटी काउंसिल में तो 5 पीस तो साथी होंगे। यूरोप के लोग ज़बरदस्त, ऑल हेड्स ऑफ, ये ब्रिटेन और ये सारे, इनको क्या मिला कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ ओ भाई इसके तहत दुनिया चलती है, आप ज़रा जंगबंदी होने दें, उसके बाद हालात और वाक़यात ये अगली स्टेजेस आने तक। इसने कोई मानी है स्टेज? इसने कभी माना है नेतन्याहू ने कि मैं इतने दिनों में ऐसे करूंगा, इतने दिनों में ऐसे करूंगा? जो दिन मिलता है ये कत्ल करता जा रहा है, कत्ल करता जा रहा है, कत्ल करता जा रहा है। अब ये डरा हुआ है सारा, अब ये डरा हुआ है इसलिए इसके पास कुछ नहीं है। ये आखिरी स्टेज जाने से पहले आप ये 2-3 ऊपर की कंडीशंस, जंगबंदी और इमदादी टीमें अंदर दाखिल हो जाएं, उसके बाद आप देखें हालात किस तरफ जाते हैं। लोग भूलेंगे, लोग भूलते हैं। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। जी जी, नाज़रीन वापस आते हैं। ये तो पॉल ब्रेमर निकल गया वक्त पे, टोनी ब्लेयर को पता नहीं किसने कहा कि दोबारा आ जाओ अखाड़े में। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, फ़लस्तीनी आवाम के लिए जो पूरा आर्म्ड फोर्स भेजने का कहा जा रहा है, कितना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़, ये तो रिहेबिलिटेशन में वहाँ तो हमास के लोग असला डाल रहे हैं ना, वो तो असला हवाले कर देंगे इनके। सही। और ये जो है ये 3-4 दिन और आ गए ना, 72 घंटों वाला ख़त्म हो। पहली बात तो हमास की मान ली है ना, तुर्किया के साथ मशवरा होगा, फिर तुर्किया बात करे, कुछ और इसमें लचक आगे पीछे होगी। असल बात यह है कि सेफ पैसेज है उनके लिए, और दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू के लिए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉर क्रिमिनल है। जब दुनिया अंदर जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा UN के अंडर, वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, ये टोनी ब्लेयर को नहीं जाना चाहिए था। एक टीम, एक ऐसे बोर्ड के अंदर एक मेंबर जहाँ पे इंतहाई बाइज्जत
शख्सियात उस बोर्ड का हिस्सा बनने जा रही हैं, अरब दुनिया से भी और मगरिब से। तो कई ऐसे नाम हैं जो कि मैंने आपसे कहा ना, एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की गज़ा की जो ह्यूमैनिटेरियन एड की इंचार्ज जिन्होंने जेनोसाइड रिपोर्ट तैयार की है अभी पिछले दिनों, वो खुद आ रही हैं जी, ठीक है ना, डच डिप्लोमेट, वो जिनके ऊपर ये जिनको नेतन्याहू वो मेंबर बनने जा रही हैं, वो यूरोप की तरफ से, मेरे ख्याल से उनका नाम नॉमिनेट हो गया। यूरोप भी कमाल के लोग हैं, वो खूबसूरत लोग हैं। तो ये डीमिलिटराइजेशन तो हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद लेकिन दूसरा एक जो सवाल है ना, ये कॉपी पेस्ट है, कोई आज से कोई 25 साल पहले से तो मैं इसको इस लफ्ज़ को पढ़ रहा हूँ, वो है डी रेडिकलाइजेशन। उनको बच्चों को ही बताया जाएगा और औरतों को भी बताया जाएगा कि जो इस वक्त उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उनमें से आधे तो नहीं, सारे के सारे ही लोग ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं। 2 साल उनके साथ, 3 साल जो हुआ है वो किसी को उसमें याद नहीं आ रहा। इस कागज़ के 3 सफ़ात पे उनकी जो इज्तिमाई कब्रें हैं वो किसी को याद नहीं आ रही, वो जेनोसाइड किसी को याद नहीं आ रहा। लफ्ज़ उसमें क्या है, रेडिकलाइज किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि वो भूल जाओ तुम्हारे बाल बच्चे, वो जो 8 बच्चे तुम्हारे बहन भाई, तुम्हें बस आइंदा जो है ना इस्लाम और ये रेडिकलाइज, टिपिकल वो जो न्यू कॉन्स हॉक्स का अल्फाज होते हैं ना, जो मैं पिछले 25 साल से सुन रहा हूँ। यानी इस मरहले पे ये नहीं है कि उन बच्चों को उन ख़ानदानों पे क्या गुजरेगी। यानी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो अल्फाज हैं उसमें लफ्ज़ जैन, उसमें गज़ा के ऊपर जो कत्ले आम हुआ वो है ही नहीं इसमें कि उनका क्या, बस वहाँ झूले बनेंगे, वहाँ पे ये होगा, तरक्की होगी। आप ज़रा खुलने तो दें। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ना कि वो रास्ता तो फाटक तो ज़रा खुलें, फिर आप देखें कि क्या होता है। दुनिया का मीडिया जब दाखिल होता है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न मीडिया, अरब दुनिया और पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम ममालिक और इंडिया और ये सारे जितने दुनिया के, ये जाएंगे अंदर तो इनको पता चलेगा कि क्या हुआ। और हमारा पड़ोस के लोग भी ज़रा कुछ भेजेंगे ना उधर, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं इंडिया के लोगों को, ये चंद जो मीडिया के हैं और ख़ास मेंटालिटी उससे बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये जाएंगे वहाँ पर और ये भी देखेंगे जाके और फिर रिपोर्ट करेंगे कि क्या मोदी जी ने किस शख्स का साथ दिया, ठीक है। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये तो एक दहशत गर्दी से पाक, इंतहा पसंदी से पाक। अच्छा भाई, इंतहा पसंदी से पाक करने के साथ साथ ज़रा ये भी तो बताओ कि वहाँ पर इसमें ये कि जो कत्ले आम का जिम्मेदार है उसको क्या करना है। उसने कहा ना कि अगर ट्रंप नहीं करेगा तो मैं खुद करूंगा। ट्रंप अगर हमास नहीं मानेगी तो हम फैसला पर मैं करूंगा। ये कल उसकी जबान में आप वो देख रही थी, रौनियत नेतन्याहू की जबान में, कि हम, ये ट्रंप मेरे साथ खड़ा है और ये मेरे साथ है तो मतलब मैं ही हूं, इस पूरी दुनिया के फैसलों पे मैं ही फैसले सारे करूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ ट्रंप खड़ा है। ऐसे लोगों को कुदरत जो है ना, नेचर, वो एक अपने अंदाज में उनको एक सबक सिखाती है। और मैं कत्ले आम के इतने मैंने लोग मारे उससे भी बच जाऊंगा, आगे कोई मौका मिलेगा तो मैं 3rd टेम्पल की वाली बात और उस तरह भी कोशिश करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अंदर से वो हिला हुआ है, ये डरे सहमे लोग हैं। ये जो वहाँ पे नाच रहे थे, बच्चों को जब चीखें आती थी तो वहाँ डांस पार्टियाँ करते थे, ये करते थे वो करते थे। ये अल्लाह करे कि वहाँ अमन हो जाए, ठीक है, और अल्लाह करे कि वो लोग सारे जो हैं वहाँ पर अमन और सलामती की दुआ करें। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब लोग अंदर दाखिल होंगे, ऑल हेड्स ऑफ टू यूरोपियंस, मुसलमान मुल्क जो हैं लेकिन यूरोप के लोगों ने और अमेरिकन ने, जो इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनके बाकी टीचर्स, नर्सेज, मीडिया के लोग, अल जज़ीरा का देखा आपने वहाँ पे क्या हुआ है उनके साथ, वो बाकी मीडिया के लोगों के साथ चुन चुन के उन्होंने हिट किया नेतन्याहू ने। और इसमें क्या लिख रहे हैं वो ये पहली प्रायोरिटी क्या, इंतहा पसंदी। ये नहीं कि जेनोसाइड जिसने किया उसको ला के पब्लिक के सामने खड़ा करो। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं फिर अपने हाथों में ले लूँगा। अच्छा, अब हमास तो गालिबन इसको मानने जा रही है, मेरी जो इत्तला है, हमास को मान लेगी, जंग बंदी हो, सेफ पैसेज मिले, टू बी कंटिन्यूड। आगे जाके आप हालात खुद अपना फैसला करते हैं ना, वो पानी इस तरह होता है ना, अपना रास्ता बनाता है। जब ये लोग हो जाएंगे अंदर, इसमें से नेतन्याहू को क्या मिला?
और इसराइल को क्या मिला? मुझे कोई एक चीज़ बता दें। अभी ये फरोई चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, ये पॉल ब्रेमर, ये टोनी ब्लेयर इज अ पॉल ब्रेमर। ये जानता है पॉल ब्रेमर को, ये उसी वक्त ये भी तो था पॉल ब्रेमर के साथ। ये जानता है अच्छी तरह मैं क्या रेफरेंस दे रहा हूँ। पॉल ब्रेमर, लोग भी समझ रहे होंगे। ये पॉल ब्रेमर है ना इस वक्त, मैं गवर्नर बनूंगा वहाँ का। और मैंने इसीलिए कहा कि पॉल ब्रेमर तो निकल गए, ये मौसूफ के ऊपर इंक्वायरी हुई वहीं पे, और ये ब्रिटिश इंक्वायरी है। अच्छा, अब इशू ये है सारा, और बाकी जो शख्सियात उस बोर्ड में आ रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप आराम से इसको सीज फायर करवा के, और वो जाओ उनकी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ी सख्ती थी, वो उन्होंने नेतन्याहू के साथ खड़ी की सारी। लेकिन जो तहरीरी बाद में आया वही तहरीरी ही है असल में, 20 नुकाती। तो 20 नुकाती में अब वो फ़लस्तीनी रियासत अभी नहीं है, अभी आगे। मैंने आपसे कहा कि ये वही प्रेसिडेंट ट्रंप है ना जो ये कह रहे थे कि तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करो, अब वो कह रहे हैं एनेक्सेशन नहीं होगी। तो ये जो है, ये जंग बंदी, और ये दुआ करेंगे उससे पहले कोई फॉल्स फ्लैग ना करवा दे। ये बाकी जो सैनी लोग दुनिया में बैठे हैं वो हमास के मत्थे ना डाल दें कोई फॉल्स फ्लैग करवा के, या ईरान के मत्थे ना डाल दें, या किसी और अरब मुल्क के खिलाफ की शरारत ना करें और जंग ना छिड़ दें, क्योंकि फॉल्स फ्लैग का ख़तरा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रशियन इंटेलिजेंस, चाइनीज, इवन CIA और अरब ममालिक भी फॉल्स फ्लैग करके और इसको फिर जंग को कंटिन्यू करो। लेकिन ये कि वो शिक आ चुकी है ना इसमें कि हमास नहीं भी मानेगी तो ये आगे होगा, तो इसलिए इसराइल नहीं भी मानेगा तो आगे होगा, ये इस तरह से भी आगे चलेगी। और अब इनफ इज़ इनफ की बात हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मिल गई ना इतला कि ये खुद इसमें मुलव्वस है कहीं। आपको पता है उसने NSA को फेंक दिया उठा के, माइक वाश को, के वो नेतन्याहू से राब्ते में था। तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है ना, वो बिल्कुल ये जैसे है इसको फॉलो कर रही होगी, एक एक चीज़ बता रही होगी उनको नेतन्याहू क्या कर रहा है, कैसे आगे पीछे, वो आराम से इस वक्त, क्योंकि वो जाहिर है उनका एक वहाँ पे एक माहौल है अमेरिका के अंदर, इसराइली लॉबी भी स्ट्रॉन्ग है। मिला और क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, सवाए इसके कि नेतन्याहू को थोड़ा सा टाइम मिल गया। ये जितनी जल्दी, ये 3-4 दिन भी आगे लेके गए हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, टाइम दे दिया मेरे ख्याल से हमास को फौरी तौर पे वहाँ से जंग बंदी करके और अमन फ़ौज को अंदर दाखिल करवा के जल्दी से, और उसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, सारे लोग हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ी जान है उनमें, तुर्किया में, बाकी लोगों में। जो पाकिस्तान नारा बुलंद करता है ना जब यानी अमन पीस फौज होती है ना, वो मैंने सुना है उन लोगों से, वो जो मुझे मिले हुए हैं, ये जो जिन्होंने बनाई थी ना ब्लैक हॉक डाउन, वो पाकिस्तान की फ़ौज जब घुसती है अंदर ना, जाती है तो फिर वो, तो ये पीस फौज होगी। अल्लाह ताला खैरियत से जल्दी ये जंग बंदी हो, दुनिया अंदर दाखिल हो। अंदर दाखिल होने के बाद किसी ट्रंप जी, टोनी ब्लेयर ने आना है, दोबारा पॉल ब्लेमर को ले आए, अशरफ गनी को ले आए ना दोबारा, अशरफ गनी किधर है आजकल, उसको ले आए दोबारा, हामिद करज़ई को, किसी को, जितने फार्मूले पे किसी को ले आए। वक्त और हालात अपने फैसला करेंगे। आखिरी बात जाते जाते, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। नंबर 1, खान साहब के बाद एक ब्लैक होल होगा और किसी को समझ नहीं आएगा कि उस सेटअप को आगे कैसे चलाया जाए, सब फंस जाएंगे। नंबर 2, नंबर 3, खित्ते और दुनिया के वाकयात तय करेंगे कि पाकिस्तान में आइंदा क्या होगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद ये जुमला मैंने मेरे ख्याल से 226वीं दफ़ा या 27वीं दफ़ा, कल मैं कंफर्म करूँगा, इतनी दफ़ा मैं दोहरा चुका हूँ। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।